फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकारों से संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार जो अपने मूल स्वरूप में या मूल स्वरूप में भारतीय नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, वहीं यह अपने आप में 6 अधिकारों को समाहित किए हुए है। इसके अंतर्गत आने वाला पहला अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात इसमें जानने का अधिकार भी आता है, जिसके अंतर्गत हम आरटीआई लगा के किसी विभिन्न सूचनाओं को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि नागरिक का एक मौलिक अधिकार भी है और मौलिक आवश्यकता भी है। इसी के अंतर्गत इसका दूसरा अधिकार आता है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। कहने का तात्पर्य यह है कि शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के ही किसी सम्मेलन को करने का अधिकार, किसी सम्मेलन में समाहित होने का अधिकार और किसी सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसका तीसरा पार्ट है संगम या संघ बनाने का अधिकार, अर्थात हम विभिन्न लोगों से मिलकर एक समूह बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं और ये हमारी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समाहित है। इसी के अंतर्गत चौथा पार्ट आता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सर्वत्र एवं अबाध संचरण का अधिकार। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय भूभाग के सीमा के अंतर्गत, भारतीय भूभाग की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, अर्थात बिना किसी बाधा से आपका घूमने का अधिकार, आपका संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार, बस जाने का अधिकार एवं निवास करने का अधिकार भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है। अर्थात भारतीय भौगोलिक भूसीमा के अंतर्गत, भारतीय राज्य के भूसीमा के अंतर्गत नागरिक का अबाध रूप से घूमने का अधिकार और अपना निवास बनाने का अधिकार और अबाध संचरण का अधिकार, ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने भारतीय नागरिकों को उनकी स्वतंत्रताओं को उपभोग करने का अधिकार दिया हुआ है, ताकि वो अपनी स्वतंत्रताओं को बिना किसी बाधा के उपभोग कर सकें और इस उपभोग के दौरान वो न स्वयं अपना विकास कर रहे होंगे, बल्कि वो राष्ट्र का विकास कर रहे होंगे। क्योंकि जब नागरिक सशक्त होगा तब राष्ट्र सशक्त होगा। राष्ट्र जो है नागरिक के स्तंभों पे खड़ा होता है, नागरिक के हम कह सकते हैं कि अस्तित्व पे खड़ा होता है। इसलिए राष्ट्र का अस्तित्व तभी विकसित किया जा सकता है जब नागरिक के अस्तित्व को हम संरक्षित करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे और उसको सुसंचालित करेंगे। कोई भी वृत्ति, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि नागरिक अपने जीवन के संचालन के, अपने जीवन के जीवन यापन के लिए और अपने जीवन में निहित संभावनाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए वो अपने स्तर से अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, लेन देन कर सकता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये नागरिक का मौलिक अधिकार है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मौलिक अधिकार अपने मूल स्वरूप में 7 थे, अर्थात उसमें संपत्ति का अधिकार भी समाहित था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 को भाग 12 में समाहित किया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार न रह के विधिक अधिकार बन गया है, अर्थात अब संपत्ति के तहत किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के तहत उपचार नहीं मिलेगा, बल्कि विधिक अधिकार के तहत उपचार मिलेगा। दोस्तों, अब वन बाय वन हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इन अधिकारों का वास्तविक महत्व क्या है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता और अपने स्वरूप को वाक एवं अभिव्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है। इसमें विभिन्न तरीके के हम कह सकते हैं कि पहलू समाहित हैं। कोई भी नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिखित स्वरूप में, मौखिक स्वरूप में, अपने विश्वास को, अपने मत देने के अधिकार को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि ये उसकी मौलिक संरचना भी, उसकी मौलिक अधिकार भी है और इसमें नागरिक में निहित ये मौलिक आवश्यकताएं भी हैं। क्योंकि अगर हम नागरिक में निहित उन मौलिक आवश्यकताओं को प्रदर्शन का कोई रास्ता नहीं देते हैं, तो न सिर्फ नागरिक पिछड़ेगा, बल्कि नागरिक के अस्तित्व को भी हम कह सकते हैं कि नष्ट कर रहे होते हैं या उसको धूमिल कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत आता है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अधिकार, किसी अन्य के विचारों को भी प्रदर्शित एवं प्रसारित करने का अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि नागरिक स्वयं के विचारों को भी प्रदर्शित कर सकता है और किसी अन्य लेखक, कवि या कोई अन्य विचारों से जिससे वो प्रोत्साहित, प्रेरित एवं हम कह सकते हैं कि जिससे वो, जिसको समझता है कि ये विचार उसके अपने हैं या ये विचार उसके योग्य हैं, तो उनको भी वो प्रदर्शित कर सकता है जिनसे वो एग्री करता है। इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात डेमोक्रेसी का जो फोर्थ स्टेट कहते हैं हम, लोकतंत्र के अंतर्गत चौथा स्तंभ, वो कहीं ना कहीं नागरिक का मूल अधिकार है। क्योंकि अगर हम किसी नागरिक को प्रेस की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो उसके विचारों को
उसकी अभिव्यक्ति को, उसके विश्वास को, उसके मत को, उसके पंथ को, यहाँ तक कि उसके वास्तविक स्वरूप को हम एक बाह्य प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से ही हम नागरिक के विचारों को धरातल पर लाते हैं और लोकतंत्र में उसको शामिल करते हैं, ताकि लोग ये जान सकें कि किसी व्यक्ति विशेष की वास्तविक विचारधारा क्या है, उसके वास्तविक ओपिनियन क्या है। ये सारी चीज़ें डिलीवर करने का काम करती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है दोस्तों व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अर्थात व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब हम नागरिक को वित्तीय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता देते हैं, तो इसी में व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी समाहित है, क्योंकि व्यवसाय करने, कारोबार करने, वृत्ति करने की जब हम उसको स्वतंत्रता देते हैं, एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, व्यापार कर सकता है, तो इसमें हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस व्यापार करने की प्रक्रिया के दौरान वह पहलू एवं वही मार्ग जो व्यापार को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, क्या हमने उनको भी एक्सरसाइज करने की स्वतंत्रता दी है। इसी में हम देखते हैं कि कारोबार में विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, लेकिन विज्ञापन के प्रयोग करने के दौरान हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि उस विज्ञापन में कुछ ऐसी सामग्री न समाहित हो, या न हम कह सकते हैं जारी हो, या उसमें न प्रयोग की जाए जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती दे। अगर ऐसा होता है तो उसमें युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उसको भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अर्थात हम कहते हैं कि हमारी एक मौलिक संरचना है, हमारा एक व्यक्तिगत अधिकार है कि हम स्वयं की क्षमताओं को, स्वयं की योग्यताओं को और स्वयं की पर्सनैलिटी को संरक्षण करें। फोन टैपिंग का अधिकार जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को संरक्षित करता है, अर्थात व्यक्ति अपनी प्राइवेसी को एक्सरसाइज करने का अधिकार, व्यक्ति अपनी प्राइवेसी का उपभोग कर सकता है। और फोन टैपिंग के विरुद्ध उसको इसलिए उसको संरक्षित किया जाता है कि कोई व्यक्ति जब कहीं पे भी कोई वार्तालाप कर रहा है, तो उसकी वार्तालाप को टैप अगर किसी व्यक्ति ने किया, उसका दुरुपयोग किया, या किसी गलत मंशा से उसका प्रयोग करने की कोशिश की, तो इसके विरुद्ध व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के तहत संरक्षण पा सकता है, क्योंकि उसको फोन टैपिंग के विरुद्ध एक मूल अधिकार प्राप्त है, ताकि वो अपनी वास्तविकता, अपनी मौलिकता और अपनी हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगतता का संरक्षण कर सके। दोस्तों इसके बाद आता है प्रसारित करने का अधिकार। आता है सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार नहीं है। सरकार का अगर कोई व्यक्ति अपने निजी विचार, निजी मत, निजी पंथ, निजी विश्वास और निजी ओपिनियन को प्रसारित करना चाहता है, जो उसके व्यक्तिगत हित में होने के साथ साथ देश हित में है, तो वो प्रसारित कर सकता है, लेकिन इसमें सरकार उस पर लगाम नहीं लगा सकती। इसका तात्पर्य यह है कि हमने लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का संरक्षण करती है। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि उस लोकतंत्र के अंतर्गत वह जनसमूह जो वहाँ पे निवास करता है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका मत क्या है, उसके विचार किसी व्यवस्था के बारे में क्या है, और किसी व्यवस्था के विरोध के बारे में उसका तरीका क्या है, इन सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। और साथ साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी ओपिनियन को प्रदर्शित कर रहा होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ओपिनियन, लोकतंत्र में विचार, मत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम लोगों के विचारों को, मतों को, उनके ओपिनियन को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप को संरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य यह होता है कि लोगों के मतों को, उनके विश्वासों को, उनके हम कह सकते हैं कि उनके ओपिनियन को हम कहीं ना कहीं प्राथमिकता दें, और इसी प्राथमिकता के आधार पर लोकतंत्र तय होता है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। अर्थात लोकतंत्र में हम जहाँ एक दल सत्ता में होता है तो एक दल विरोध में होता है, अर्थात विपक्षी दल होता है। जब विपक्षी दल यह देता है कि जो सत्ताधारी दल है, अगर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी संप्रभुता का गलत प्रयोग कर रहा है, अपनी निहित क्षमता का गलत प्रयोग कर रहा है, दी गई शक्ति का गलत प्रयोग कर रहा है, तो जो विपक्षी दल होता है वो कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से इसका विरोध करने की कोशिश करता है। और यही संगठन के माध्यम से विरोध करने की जो कोशिश होती है, जो आवश्यकता होती है, उसको संरक्षित करने के लिए हमने मूल अधिकारों में इन चीज़ों को समाहित किया हुआ है। दोस्तों इसके बाद आता है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। अर्थात लोकतंत्र में जो सरकार संचालित हो रही है, जो सरकार चल रही है, वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और लोगों की आवश्यकताओं के लिए चुनी गई सरकार है। जब कोई सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की आवश्यकताओं के लिए चुनी जाती है, तो ये लोगों का प्राथमिक दायित्व भी हो जाता है और लोगों की प्राथमिक आवश्यकता भी हो जाती है कि जो सरकार चल रही है उसके कार्य दायित्वों का, उसकी कार्य भूमिका का, और उसके उद्देश्यों का, और उसकी कार्यशैली का पूर्ण विवरण जनता को प्राप्त हो। और इसी पूर्ण विवरण के लिए जनता के प्रति सरकार जवाबदेह होती है, और सरकार का यह दायित्व भी होता है कि वो अपनी कार्यशैली का, अपनी सारी क्रियाकलापों का जनता को स्पष्ट तौर पर जानकारी दे। और मूल अधिकारों के अंतर्गत शांति का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि शांति का अधिकार जो है लोकतंत्र की आवश्यकता के साथ साथ नागरिक की आवश्यकता भी है।
इसके बाद है दोस्तों किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध का अधिकार, अर्थात लोकतंत्र में जहाँ मीडिया को लोकतंत्र में जहाँ प्रेस को चौथा स्तंभ कहते हैं, तो चौथे स्तंभ के अंतर्गत ही अखबार भी आता है। इसलिए किसी अखबार में पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ भी एक मूल अधिकार दिया गया है, क्योंकि मूल अधिकार के तहत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करना चाह रहा है लेकिन उसके विचारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है और प्रतिबंधन का आधार अगर युक्ति संगत नहीं है, तो व्यक्ति न्यायिक समीक्षा के तहत न्याय पा सकता है। इसलिए लोकतंत्र में वैचारिक हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विचारों को प्राथमिकता दी गई है और ऐसे विचार जो देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को संरक्षण करें, इसके विरत होने पर उसको बाधित किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में व्यक्ति प्रदर्शन एवं विरोध तब कर रहा होगा जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, लोकतांत्रिक सिस्टम लोकतंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा होता है। लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि हड़ताल के अधिकार में हमारी व्यवस्थाएं जो होती हैं ठप हो जाती हैं, और जब व्यवस्थाएं ठप होती हैं तो लोकतंत्र अपने स्वरूप से रुक जाता है, अर्थात उसको संचालित होने में दिक्कत आती है। इसलिए हमने लोगों को हड़ताल का अधिकार न देते हुए प्रतिबंधन का अधिकार दिया, और यहाँ तक कि हड़ताल एवं विरोध का अधिकार दिया, क्योंकि हड़ताल एवं विरोध के अधिकार के माध्यम सॉरी हम कह सकते हैं कि विरोध का अधिकार दिया लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि विरोध के अधिकार के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी समस्याओं को जनतंत्र तक पहुंचा सकते हैं, व्यक्ति अपनी समस्याओं को लोग हम कह सकते हैं सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो हमारा विरोध की जो प्रक्रिया है यही मार्ग तय करती है लोकतंत्र और नागरिक के मध्य एक समन्वय की, ताकि हम उस समन्वय को स्थापित कर सकें। दोस्तों सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या वैदेशिक संबंधों को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी वाक अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसमें युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अर्थात न्याय संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसमें देखा जाएगा कोई व्यक्ति अपने विचारों का, अपने मतों का, अपनी अभिव्यक्ति का कहीं गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा है। ऐसा प्रयोग जो देश की संरचना के खिलाफ हो, ऐसा प्रयोग जो देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के खिलाफ हो, ऐसा प्रयोग जो राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो, ऐसा प्रयोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो, ऐसा प्रयोग जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हितों के मध्य हम कह सकते हैं कि हितों को संरक्षित करने के खिलाफ हो, तो उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति संगत प्रतिबंध का तात्पर्य यह है कि उस विचार को खंडित किया जाएगा जो विचार इन सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है या देश को चुनौती प्रदान कर रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, अर्थात शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह होता है कि हम नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं, उनकी मांगों और उनकी ज़रूरतों के अनुरूप लोकतंत्र में उनको शांतिपूर्वक सम्मेलन एवं संगठन बनाने की और उसको अपनी बात को डिलीवर करने का चांस देते हैं, लेकिन निरायुध, अर्थात उसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा होता है। उस दुरुपयोग के माध्यम से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्याय पाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को चुनौती दे रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोकतंत्र के अंतर्गत निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार देते हैं, लेकिन सशस्त्र सम्मेलन का अधिकार प्रतिबंधित है। राज्य शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के अधिकार पर भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात भारत की एकता एवं अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश के संबंध में यातायात नियंत्रण पर, अर्थात जब वहाँ पे शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन किया जा रहा होगा, अगर उसमें सार्वजनिक यातायात भंग किया जा रहा है या भारत की एकता अखंडता को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो इस संबंध में राज्य उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि हम नागरिक को जहाँ उसकी आवश्यकता, उसकी जनतांत्रिक आवश्यकता को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस जनतांत्रिक आवश्यकता को प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से वो कोई अप्रिय काम ना करे, कोई ऐसी घटना घटित ना करे जो लोकतंत्र को चुनौती दे। तो इसलिए हमने युक्ति संगत प्रतिबंध को अपनाया है। ये सिर्फ उन मूल अधिकारों पर लागू होता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। दोस्तों जब हम शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन के अधिकार की बात करते हैं तो हम भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल 141 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यह बताया गया है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी जगह पे एकत्रित होते हैं और वो किसी व्यवस्था के लिए चुनौती होते हैं तो उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर उन व्यक्तियों के सम्मेलन के माध्यम से किसी कानूनी प्रक्रिया का विरोध हो एवं कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, अर्थात उन लोगों की शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन के माध्यम से भी अगर किसी लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है या शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस संगठन को रोका जाएगा। और यही हमारी मूल अधिकारों की विशिष्ट विशेषता है कि हम व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को उपभोग करने का अधिकार देते हैं, लेकिन
उपभोग की अति सीमा लांघने पर उसको हम नियंत्रित भी करते हैं। अगर किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो उनके संगठन के द्वारा, उनके सम्मेलन के द्वारा, तो उस सम्मेलन को रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उस सम्मेलन में कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को चुनौती देती हों, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। किसी व्यक्ति पर गैरकानूनी काम के लिए दबाव बनाना एवं सरकार के कर्मचारियों को उनकी शक्तियों के प्रयोग के लिए धमकाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारी शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन में समाहित है। लेकिन अगर इनको इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो इनको प्रतिबंधित किया जाएगा। जब हम अपनी शक्तियों का नागरिक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा होगा तो उस दुरुपयोग की सीमा को रोका जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है संगम एवं संघ बनाने का अधिकार। क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, भारतीय लोकतंत्र में जहां हम संघ एवं संगम बनाने का अधिकार देते हैं, वहीं उसके उपभोग का भी अधिकार देते हैं। क्योंकि संघ एवं संगम बनाने के अधिकार में ही उसका उपभोग का अधिकार समाहित होता है। कोई भी संघ एवं संगम तब बनाया जाता है जब उसमें किसी उद्देश्य को समाहित किया जाता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको निर्मित किया जाता है। और इसीलिए हमने ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत समाहित किया है कि नागरिक विभिन्न समूह में, विभिन्न स्वरूपों में अपने संघ एवं संगम बना सकते हैं, ताकि न सिर्फ वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें बल्कि लोकतांत्रिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी उस संघ एवं संगम के माध्यम से सहायक साबित हों। दोस्तों, इसके बाद आता है अबाध संचरण का अधिकार। अर्थात हमने भारतीय नागरिकों को उनके भारतीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भारतीय राज्य की परिभाषा की सीमा के अंतर्गत अबाध संचरण का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ एक प्रतिबंधों को अपनाते हुए। क्योंकि हम जब भारतीय नागरिकों को अबाध संचरण का अधिकार देंगे तब हम भारतीय नागरिकों में निहित योग्यता, क्षमता एवं उनकी कार्यशैली एवं उनके आंतरिक प्रतिनिधित्व को बाह्य प्रदर्शन दे पाएंगे। क्योंकि जब नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तब वो अपने प्रतिनिधित्व को, अपने स्वरूप को, अपनी आवश्यकता को खोज पाएगा। इसीलिए हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो मूल अधिकार हमने समाहित किए हैं भारतीय संविधान में, और उसके अंतर्गत जो हमने अबाध संचरण का अधिकार दिया है, इसी का तात्पर्य यह है कि हम नागरिक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी मौलिक आवश्यकता के अनुसार, उसके अस्तित्व की आवश्यकता के अनुसार और देश की आवश्यकता के अनुसार उसको अबाध संचरण का अधिकार दें, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, आवश्यकताओं को महसूस कर सके, आवश्यकताओं के लिए डिलीवर कर सके और संभावनाओं को एक धरातल में स्पष्ट स्वरूप दे सके। दोस्तों, इसके बाद आता है निवास का अधिकार। अर्थात हमने अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है कि नागरिकों को निवास का अधिकार भी दिया गया। क्योंकि जब हम नागरिक को मूल अधिकार के तहत निवास का अधिकार नहीं देंगे तो नागरिक का वास्तविक महत्व इस पर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश की कि नागरिक को राज्य के भौगोलिक भूसीमा के अंतर्गत, भारतीय भौगोलिक भूसीमा के अंतर्गत अबाध रूप से कहीं पे भी वो अपना निवास कर सकता है। और अपना इस निवास के अंतर्गत वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप न सिर्फ निवास करेगा बल्कि उस निवास की सीमा के साथ साथ वो अपना विकास कर रहा होगा और अपने विकास के माध्यम से वो देश का विकास करेगा। लेकिन इसमें कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध भी स्थापित किए गए हैं, कुछ लगाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि नागरिक जब अपने निवास के अधिकार का उपभोग कर रहा होगा तो उस निवास के अधिकार के उपभोग के दौरान उसके आड़ में कोई गलत कार्य न कर रहा होगा जो देश की क्षेत्रीयता, एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं अन्य भारतीय व्यवस्थाओं को चुनौती न देता हो। अगर इस तरीके से वो अपने निवास के अधिकार का उपभोग गलत तरीके से कर रहा तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। और यही हमारे मूल अधिकारों की विशिष्ट विशेषता है एवं इसकी विशिष्ट लोकप्रियता है कि हम जहाँ एक तरफ उपभोग के अधिकार को, विभिन्न मूल अधिकारों के उपभोग के अधिकार को, मूल अधिकारों को उपभोग करने का अधिकार देते हैं, वहीं उपभोग की इस प्रक्रिया में हम यह भी देखते हैं कि वो अति उपभोग ना करे। अति उपभोग का तात्पर्य यह है कि अपने लिए उपभोग करे लेकिन राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, इसके बाद अंतिम आता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। अर्थात हम नागरिक को उसकी व्यवसाय की स्वतंत्रता को उपभोग करने की स्वतंत्रता देते हैं कि नागरिक अपने जीवन में कोई व्यापार, कोई वृत्ति, लेन देन, आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, और वो भी राज्य की भूसीमा के अंतर्गत भी और राज्य की भूसीमा के बाहर भी। लेकिन अपने इस मूल अधिकारों के, इस अधिकार का उपभोग करते हुए वो राष्ट्र के लिए कोई चुनौती खड़ा ना करे। अगर वो उसके इस, हम कह सकते हैं कि व्यापार के अधिकार में अगर कोई चुनौती खड़ा करता है या इसकी आड़ में कोई गलत कार्य करता है तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। क्योंकि हमारी मूल अधिकार जहाँ नागरिकों के उपभोग के लिए है, वहीं इस उपभोग की प्रक्रिया में राष्ट्र को बाधित ना किया जाए, राज्य को बाधित ना किया जाए, और कोई ऐसी चुनौती खड़ी ना की जाए जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को चुनौती देती है। क्योंकि हमने नागरिकों का निर्माण राष्ट्र के लिए किया है और राष्ट्र का निर्माण नागरिकों के लिए किया है, और नागरिक और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक एवं संपूरक हैं। एक के पूरक होने पर ही दूसरे के संपूरक होने की भूमिका पूर्ण होती है। इसलिए
अगर कोई व्यक्ति अपनी दी गई क्षमताओं का, दी गई योग्यताओं का और दी गई मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो हम भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप उसमें युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाते हैं। और यही हमारी मूल अधिकारों की विशिष्ट विशेषता है कि जहाँ हम नागरिक का विकास कर रहे होते हैं वहीं राष्ट्र का विकास कर रहे होते हैं और नागरिक की शक्तियों को संतुलित प्रयोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि नागरिक के शक्तियों के संतुलित प्रयोग करने से राष्ट्र को संतुलित किया जा सके। इस तरीके से एक दूसरे की शक्तियों के माध्यम से हम देश को संतुलित करने की कोशिश करते हैं और यही मूल अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोगों के ज्ञानवर्धन में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।